लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल का अधिकार। लॉर्ड हेस्टिंग्स के विलायत जाने के बाद 20 महीने तक गवर्नर जनरल का काम मैकफर्सन साहब के हाथ में रहा, क्योंकि जल्दी से निश्चय नहीं हो सका था कि भारत में किसको भेजा जाए। यहाँ पर एक ऐसे सुयोग्य और चतुर शासक की आवश्यकता थी जो बुराइयों को मिटाकर भारत में शांतिमय राज्य स्थापन कर सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इस योग्य समझे गए और 1786 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जंगी लाट बनाकर भेज दिए गए। भारत में आने के पहले ही उन्होंने इस बात का अधिकार ले लिया था कि काउंसिल मेरे अधीन रहेगी और मैं स्वतंत्रता के साथ काम करूंगा। कार्य विभाग का सुधार। उस समय भारत में चारों तरफ कंपनी के नौकरों का प्रभाव था। वे कंपनी के नफा नुकसान का कुछ भी ख्याल ना करते थे। मनमाना नजराना देने से देशी लोगों के मतलब का काम हो जाता था और जहां कंपनी के नौकरों की मुट्ठी गर्म ना हुई, वहां देशी लोगों को उनकी नादिरशाही का सामना करना पड़ जाता था। इन दोनों को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों की तनख्वाह बढ़ा दी और इस बात की घोषणा कर दी कि कंपनी के नौकर किसी प्रकार से नजराना नहीं ले सकते और ना मनमानी कर सकते हैं। शांति का प्रबंध। देहातों में अक्सर उपद्रव मचा रहता था। इसे मिटाने के लिए कई गांवों पर एक एक थाने का प्रबंध कर दिया गया। हर एक थाने पर दारोगा, जमादार और सिपाही रहने लगे। इस तरह सब जगह शांति स्थापित हो गई। मैसूर की तीसरी लड़ाई। हैदर अली का बेटा टीपू मैसूर की गद्दी पर था। एक बार उसने ट्रवनकोर के हिंदू राजा पर चढ़ाई की। यह राजा अंग्रेजों का मित्र था। उसकी इच्छा जानकर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं 1791 ईस्वी में एक सेना लेकर टीपू पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। मराठों और निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। चढ़ाई करके बंगलोर दखल कर लिया गया। इसके बाद मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर घेरा डाला गया। टीपू शहर के किले में जा छिपा। किले पर गोलाबारी शुरू हुई। अब हाथ से किले को भी निकलता देख टीपू को संधि करने के लिए लाचार होना पड़ा। इस संधि के अनुसार उसने अपने राज्य का आधा भाग और 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। टीपू को दिया गया राज्य अंग्रेज, मराठे और निजाम तीनों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया। यह लड़ाई मैसूर की तीसरी लड़ाई के नाम से मशहूर है। इस लड़ाई में विजय पाने से विलायत में कॉर्नवालिस की बड़ी प्रशंसा हुई। डायरेक्टरों ने प्रसन्न होकर कॉर्नवालिस को 4 लाख रुपए इनाम में दिए, जो उन्होंने सैनिकों में बांट दिए। इससे सैनिकों की खुशी का पारावार नहीं रहा। बंगाल का चिरस्थायी प्रबंध। उस समय जमींदार प्रजा से मालगुजारी बड़ी निर्दयता से वसूल करते थे। जमीन पर जमींदारों का कोई अधिकार नहीं था। जमीन का बंदोबस्त 5 साल बाद बहुधा दूसरे जमींदारों के हाथ में चला जाता था। इस कारण वे लोग मनमाने अत्याचार के साथ कर वसूल किया करते थे। इन अत्याचारों को हटाने के लिए जमीन का चिरस्थायी प्रबंध करने का निश्चय किया गया। इसके अनुसार पहले पहल 10 साला बंदोबस्त हुआ। जब इसका फल अच्छा देखा गया तब 1773 ईस्वी में इस बात की घोषणा कर दी गई कि जो जमींदार हर 1 साल नियत समय पर राज कर दे दिया करेगा, उसे सदा के लिए अपनी जमीन पर पूर्ण अधिकार बना रहेगा। इस चिरस्थायी प्रबंध का फल यह हुआ कि सभी स्थानों से अत्याचार एकदम दूर हो गया। समय पर कंपनी को कर के रुपए मिलने लगे और प्रजाएं आनंद से खेती करके सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इसका नाम बंगाल का चिरस्थायी प्रबंध हुआ। विचार विभाग का सुधार। पहले दीवानी और फौजदारी मुकदमों का फैसला उन कचहरियों में एक कलेक्टर ही को करना पड़ता था। इसके अलावा कर वसूल करना भी उन्हीं का काम था। इन कारणों से उनके ऊपर काम का अधिक बोझ था।
इसलिए प्रत्येक जिले में एक एक जज और एक एक कलेक्टर नियत किए गए। इस प्रकार जजों का काम न्याय करना और कलेक्टरों का काम हुकूमत करना तथा कर वसूलना नियत हुआ। जजों की सहायता के लिए मुंसिफ नियत हुए, जो छोटे छोटे दीवानी मुकदमों का न्याय करते थे। इन मुकदमों की अपीलें सुनने के लिए कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटने में स्थानीय अदालतें खोल दी गई। इसके अलावे कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत कायम हुई। इसमें स्वयं गवर्नर जनरल साहब अपने काउंसिलरों के साथ काजियों और पंडितों की सहायता से मुकदमे की जांच करते थे। इस प्रकार न्याय के प्रबंध होने से यहाँ की देशी प्रजा सब तरह से न्यायपूर्ण जीवन बिताने लगी। इन सब सुधारों को करके लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में विलायत चले गए।